यूपी के संभल में बीजेपी नेता को जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजेपी नेता रहे गुलफाम सिंह यादव को 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट में जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी। तस्वीरों में दिख रहे ये बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव हैं। सोमवार पहले बैठकर बात की, इसके बाद 2 ने गुलफाम यादव को पकड़ा और तीसरे ने उनके पेट में इंजेक्शन लगा दिया। जब तक अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया जाता, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गुलफाम यादव साल 2004 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके थे। उनकी पत्नी 3 बार की ग्राम प्रधान है और बेटा ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। बेटे ने चुनावी रंजिश को हत्या की वजह माना है। बहुत दिनों से नियोजित किया हुआ एक कार्यक्रम है और उन्होंने घर में घुसकर हत्या करी है। मरने से पहले मुझे बता दिया था कि इन लोगों ने आए थे और मुझे इंजेक्शन लगाया गया पेट में, जबरदस्ती पकड़ के। 3 लोग आए थे, 2 ने पकड़ा, 1 ने इंजेक्शन लगाया था। इस मामले में 4 नामजद और 2 अज्ञात समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें मौजूदा ब्लॉक प्रमुख और उनके पिता का भी नाम शामिल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अमन साहू के जाने के बाद से थोड़ी राहत तो होगी, पर झारखंड में ये लिस्ट लंबी है। ऐसे कई अपराधी हैं जो जेल के अंदर से व्यापारियों के नाक में दम किए हुए हैं और सरकार को खुलेआम चुनौती दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कैसे हुआ। दरअसल झारखंड पुलिस की टीम अमन साहू को रायपुर सेंट्रल जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची आ रही थी। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम जैसे ही पलामू जिले के चैनपुर रामगढ़ रोड पर पहुंची, अमन साहू गिरोह के सदस्यों ने वाहन पर सुतली बम से हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान अमन साहू ने एटीएस के जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। उसको सरेंडर करने के लिए कहने पर अमन साहू ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में अमन मारा गया। और चूंकि वो एक बड़ा शातिर अपराध कर्मी है, इसको ट्रांजिट में लाने के लिए हम लोगों ने एटीएस की टीम भेजी थी। साधारण पुलिस की टीम नहीं थी, एटीएस की टीम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी घटना की तो जिसके चलते सब हुआ। इस पूरे मामले को हजारीबाग एनटीपीसी डीजीएम गौरव कुमार की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरव कुमार की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि 1 दिन पहले ही पुलिस ने कहा था कि झारखंड में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसे जेल में बंद अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी गिरोह अंजाम देता है। इसके लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर धमकी दी जाती है। अमन साहू मूल रूप से रांची के ठाकुर गांव का रहने वाला है। अमन पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में 150 से ज्यादा मामले दर्ज थे। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा। अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। यूपी में जीएसटी के कर्मचारियों और अफसरों ने आज काम नहीं किया। इन सब ने सीएम योगी आदित्यनाथ से संजय की मौत में सीबीआई जांच की मांग की है। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर संजय ने 15वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। पत्नी और भाई कह रहे हैं कि उन्हें काम का प्रेशर था, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि कैंसर होने की वजह से वो परेशान थे। मानो एक धमाका हुआ। उस धड़ाम के शोर में सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की मौत ही नहीं, सिस्टम की टूटती सांसों की कहानी भी समाई है। नोएडा के सेक्टर 75 के एपेक्स सोसाइटी की 15वीं मंजिल से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की छलांग लगाकर खुदकुशी करने पर सवाल और सस्पेंस कायम हो गया है। पुलिस का कहना है कि संजय सिंह कैंसर से परेशान थे, इसलिए आत्महत्या कर ली। लेकिन संजय सिंह के परिजनों का कहना है कि वो विभाग के दबाव वाले कामकाज से इतना परेशान थे कि अपनी जान ले ली। यानी खुदकुशी तो हुई, लेकिन इसकी वजह पर अलग अलग राय हैं। ये जो चीज हुई ना, इट वॉज नॉट नॉर्मल। कहीं ना कहीं उनके पास आपके जो ये व्यवस्था है
आपकी ये व्यवस्था के शिकार हुए हैं। पुलिस कैंसर वाली जिस थ्योरी का हवाला दे रही है, उसको संजय सिंह के परिजन साफ साफ नकार रहे हैं। 10 वर्ष पहले उसे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ये जो दिल्ली में राजीव गांधी संस्थान है ना, वहाँ से वो पूरी तरह से क्योर हो गया था। आत्महत्या अभिशाप है, लेकिन इस अभिशाप का शिकंजा हमारे समाज पर बहुत तेजी से जकड़ता जा रहा है, इसलिए जरूरत है इससे बचाव की। जयपुर के सोफिया स्कूल पर विवादों का रंग चढ़ गया है। स्कूल ने विद्यार्थियों को रंग लेकर स्कूल न आने का संदेश भेजा। इससे विवाद इतना बढ़ा कि अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सीबीएसई से स्कूल पर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर का सोफिया स्कूल विवादों में घिर गया है। स्कूल ने बच्चों को रंग लेकर आने से मना किया, चेतावनी दी कि अगर कोई रंग लेकर आया तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल का यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खूब आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह फरमान सांप्रदायिक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बच्चों को परीक्षा से रोकने के फैसले को गलत बताया। भारत के किसी विद्यालय में जिस प्रकार का आदेश निकालते हैं कि शिक्षा परीक्षा से वंचित कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विषय विद्यालयों से संबंधित है। इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे कि विधि सम्मत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि स्कूल प्रशासन अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। स्कूल का कहना है कि हम सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। लास्ट डे था एग्जाम का, फाइनल एग्जाम है इनकी, और लास्ट पेपर हम चाहते थे कि वो आराम से करें, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। हमारे यहाँ पे हर त्यौहार को हम मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो राखी हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, नेशनल फेस्टिवल्स है, सब सेलिब्रेट होता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है, तो उसको अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सोच रहे हैं कि हम उसे क्लैरिफाई करवा दें। स्कूल प्रशासन की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन इस संदेश ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। रनिया राव सोना तस्करी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। टीआरआई और सीबीआई के बाद अब राज्य सरकार ने 2 अलग अलग जांच करवाने का फैसला किया है। रनिया राव की जमानत अर्जी पर बुधवार से सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सोना स्मगलिंग मामले में 2 अलग अलग जांच बैठा दी। आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है कि क्या एयरपोर्ट पर रनिया राव को किसी प्रोटोकॉल अधिकारी ने मदद की या फिर रनिया के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। अगर ऐसा हुआ तो किसके कहने पर हुआ। सीआईडी को यह पता करना है कि क्या रनिया की मदद के लिए एयरपोर्ट पर कोई पुलिसकर्मी था, अगर था तो किसके कहने पर, और क्या रनिया के आईपीएस पिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस बीच एक बीजेपी विधायक ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सिद्धरमैया सरकार के एक मंत्री ने रनिया राव को एक सोने की चेन भेंट की थी। विधानसभा में मैंने कहा था कि एक सोने की चेन रनिया राव को एक मंत्री ने दी, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। मुख्यमंत्री को सब पता है, वो बताए कौन है। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये भी साफ हो रहा है कि शायद कोई स्मगलिंग नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय है, जो तस्करी को संगठित तौर पर अंजाम दे रहा है, और रनिया राव इसकी एक छोटी कड़ी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने जेडीए के सीनियर इंजीनियर अविनाश शर्मा के 7 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित एसई अविनाश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। एसीबी को लगातार अविनाश शर्मा से जुड़ी बेनामी संपत्तियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसीबी ने एक्शन लिया है। एसीबी की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिनमें आरोपी इंजीनियर के पास 25 से अधिक कॉलोनियों में 50 से ज्यादा भूखंड भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 6.25 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी निवेश भी मिला है। 25 कॉलोनियों में तो 50 से ज़्यादा तो परिसंपत्तियाँ, शेयर मार्केट में लगभग 90 लाख प्लस के इन्वेस्टमेंट की जानकारी अभी आई है। इनकी आय जितनी होनी चाहिए उससे 253% अधिक ज़्यादा के सबूत हमारे सामने हैं। उस घर से हमें 12 लाख तो कैश प्राप्त हुआ है, गोल्ड वगैरह है। अभी हम उसके बारे में अभी सर्च चल रही है। एसीबी ने अविनाश शर्मा से जुड़े 7 से अधिक ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की है, जिनमें अविनाश शर्मा का जेडी स्थित दफ्तर भी शामिल है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। किसानों की पहचान, चौधरियों की शान और जमींदारों का अभिमान। सर पे बंधी तो पगड़ी,
मुश्किलों में गरीबों के कुर्ते के समान और कंधों पर दुपट्टों का भान, कुछ इस तरीके से भारतीय संस्कृति में इन गमछों का महत्व बताया गया है। केरला में हमेशा वैसे साधारण गमछा को तोर्त कहते हैं, और तोर्त भी वही बाकी लाल काल पीला गमछा के जैसे उसी काम में उपयोग होता है। रंगीन में भी बना रहे हैं क्योंकि केरला के बहुत लोग विदेश भी जाके बस जाते हैं, तो उनको थोड़ा फैशनेबल चाहिए। कर्नाटका में इसको हैगल मैली, हाँ, तो इसका मतलब है कंधे के ऊपर। मजदूरों की ही पहचान है गमछा अब ज़्यादातर, इसलिए मैंने ये प्रदर्शनी को खड़ा किया कि लोग अपने गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दें। सबको गमछा मालूम है, लेकिन फैशन में नहीं आता, चर्चा में नहीं आता। एक इंडियन सांस्कृतिक कपड़ा है। बंगाल या उड़ीसा में रंगीन पसंद करते हैं, केरला में सफ़ेद। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वहाँ थोड़ा रंग ज़्यादातर हल्का होता है। अच्छा, मतलब सफ़ेद टाइप का या उसी से मिला या थोड़ा सिंपल। फिर आके जब बंगाल और उड़ीसा वगैरह में आते हैं तो खूब रंगीन हो जाता है। गमछे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। कम से कम 25। एक अंग्रेज़ी एक प्रोडक्ट है स्विस आर्मी नाइफ, तो मैं इसको कहूँगी भारत के स्विस आर्मी नाइफ है, क्योंकि इसमें 20-12 नहीं 30 उपयोग होंगे। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में एक बार फिर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे में मौसम विभाग के मुंबई की एक ऑर्बिटरी ने अब तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार दर्ज किया है। तेज धूप और चुभती गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। कोई गन्ने का रस पी रहा है तो कोई नींबू पानी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। गर्मी है, काफी उमस भी है, इसके लिए थोड़ा लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट के लिए ये पी रहे गन्ने का रस। गर्मी बढ़ तो नहीं रही है, बट ह्यूमिडिटी जो है इट इज मेकिंग इट फील मोर इंटेंस। पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार मुंबई के लिए हीट वेव एडवाइजरी जारी हुई है। IMD के मुताबिक इस गर्मी की बड़ी वजह क्षेत्र में बना एंटी साइक्लोन भी है। लास्ट दो दिन से मुंबई और आसपास साउथ और नॉर्थ कोंकण के लिए हीट वेव दी है। आज भी मुंबई के लिए हीट वेव है। सामान्य जनता है जो बाहर हर रोज के काम के लिए निकलते हैं, तो उनको एक देखना है कि 12:30 से 3:30 बजे तक थोड़ा सा बाहर डायरेक्ट सनलाइट में जाना अवॉइड करना है। ब्रज में होली की धूम है। आज गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। यह बाल कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था, और कहीं कान्हा को चोट न लग जाए। गोकुल की होली बाल कृष्ण के रंग में रंगी होली है। कृष्ण पैदा मथुरा में हुए, लेकिन बचपन की सारी लीलाएं गोकुल में की। तो अब गोकुल अपने भगवान के साथ लीला करता है। कान्हा के लिए ये छड़ी मार होली खेली जाती है। बाल गोपाल को पालकी में बिठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट लाया जाता है। फिर मनता है उत्सव, नाच, गाना, सब कुछ। भगवान के डोले पर पुष्प वर्षा होती है। ये होली कब से खेल रही हैं आप? 30 साल हो गए होली खेलते खेलते। 30 साल से खेल रही है, कैसा लगता है होली खेलते? बहुत अच्छा लगता है। बरसाना में लटामार होली होती है, यहाँ पर छड़ी मार हो रही है, ऐसा क्यों? हमारे बाल किसान छोटा सा है, इसीलिए उसको नाक लग नहीं जाए, इसीलिए हमने होली खेली है। तो इससे चोट तो नहीं लगती है? नहीं लगती नहीं है। ब्रज में होली लाठियों से खेली जाती है, लेकिन गोकुल में छड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि कृष्ण छोटे हैं, उन्हें चोट लग सकती है।